नमस्कार। एसोटेरिक जर्नी में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में आपने जाना कि विपश्यना पूर्व मेरा जीवन कैसा था, और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि विपश्यना के बाद मेरे जीवन में मोटे तौर पर क्या क्या बदलाव हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपश्यना पूर्व मेरा जीवन कितना दुखदाई और केओटिक था, जहाँ सुख शांति के लिए बिल्कुल ही जगह नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने 2018 में पहली बार विपश्यना शिविर किया, तो मानो मुझे एक आगाज हो गया था कि मुझ में कुछ परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि पहली ही विपश्यना में मुझे काफी अनुभव तो हुए जो सामान्य तौर पर हर किसी को नहीं होते हैं। विपश्यना शिविर खत्म करके मैं अपने घर लौट आई। घर की अवस्था तो वही थी, लेकिन मेरे अंदर मैं एक गहरी शांति महसूस कर रही थी। घर आने के पश्चात मैंने अपने परिवार वालों को विपश्यना अनुभव की जानकारी दी और उन सभी से निवेदन भी किया कि वे इसका अनुभव ले। मैंने उन्हें बाकी शिविरार्थी के अनुभव भी बताए और उन्हें किस तरह से फायदा हुआ है ये भी बताया। पर कहते हैं ना, जिस चीज की कदर जिस जगह ना हो उसे वहां बेचना नहीं चाहिए। सबने बस सुन के अनसुना कर दिया। फिर भी मेरा मन कृतज्ञता से तो लबालब भरा ही था। हर किसी को विपश्यना के फायदे बताना चाहता था, ताकि वे सभी लोग इनसे मिलने वाली शांति का अनुभव कर पाए। विपश्यना से आने के बाद मैं हर रोज सुबह शाम एक एक घंटा साधना करने लगी। हर रोज नए नए अनुभवों से मेरा जीवन भरने लगा। कभी कभी कृतज्ञता से मेरा मन गदगद हो जाता और आनंदी होता। केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, वनस्पति, पेड़ पौधे और मूक प्राणियों के लिए, कीट कीटों के लिए भी मेरे हृदय में करुणा भर जाती थी। साधना करते रहने से मुझे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि मेरे लिए संपूर्ण संसार कार्य करता है। जो मैं ग्रहण करती हूँ, जो मैं पानी पीती हूँ, जो कपड़े मैं पहनती हूँ, जिस घर में मैं रह रही हूँ, जो उपलब्धियां मुझे प्राप्त हो रही है, इन सब में सारी सृष्टि का, सभी जीवों का, वृक्षों का, यहाँ तक कि सूर्य, हवा, जलस्रोत आदि का बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना मानो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये विचार आते ही मैं और विनम्र हो जाती। लेकिन जो लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते और अपने खोटे अभिमान की शेखियां मार मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते, उनकी दया भी आती थी। जहां मेरा स्वभाव काफी क्रोधी था, वह एक ज्ञान का पिटारा खुलने से वह शांत होने लगा। जैसे मैं जो छिपा है उसको भी जान पा रही थी। ये तो आत्मिक अनुभव की बात हुई। अब घर की कौटुंबिक स्थिति के बारे में कहूँ तो मैंने अपने पति से किसी भी वाद विवादात्मक टिप्पणी में प्रतिक्रिया करना छोड़ दिया था। जब भी वह किसी बात को लेकर परेशानीदायक स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे, मेरी बुद्धि का वो हिस्सा विद्रोह कर उठे, वो अपने आप ही बंद हो जाता था। इससे उनका बहाना करना, बहस करना, झगड़े बढ़ाना बहुत ही कम हो गया। लेकिन जीवन का एक छत के नीचे रहने का संघर्ष बढ़ गया। मैं मन ही मन सोचती थी कि ये शांति कितने दिन ही कायम रह पाएगी, और पता नहीं अर्थार्जन का कोई मार्ग जीवन में मिलेगा भी या नहीं। फिर भी एक मूक प्राणी की तरह मैं बस अपनी साधना करती रहती थी और जो भी घर की जिम्मेदारियां है उसे निभाती। 2018 खत्म हुआ भी नहीं था और मैं जीवन में काफी स्थिर माइंड और फोकस खुद को महसूस कर पा रही थी। मैंने बहुत सारी जगह जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था और घर बैठे जो क्लासेस मैं लेती थी उन्हें वैसे ही शुरू रखा। 2018 में मैंने कितने ही जॉब एप्लीकेशन दिए थे, किसी एक का भी उत्तर नहीं आया। मैं इंतजार कर रही थी। मगर 2019 में जून महीने में मुझे दिल्ली से एक फोन आया। किसी मिनिस्ट्री में जॉब इंटरव्यू के लिए मेरा नाम शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था और इंटरव्यू की तारीख मुझे बताई गई। मैंने सोचा, आज तक मैंने दिल्ली का नाम सुना है, कभी देखी नहीं है, और पैसे भी नहीं है जाने के लिए। पता नहीं कैसे होगा सब। लेकिन बिना किसी सपोर्ट के मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग गई। विदेश मंत्रालय की अपॉर्चुनिटी होने के कारण मुझे अंग्रेजी को ठीक करना जरूरी था, जिसपे मैंने काम करना शुरू कर दिया। रोज सुबह उठना, साधना करना, 12 सूर्य नमस्कार निकालना, उसके बाद कुछ योगासन करना और फिर घर के लिए खाना बनाकर इंग्लिश संबंधी साहित्य पढ़ना लिखना, यह मेरा लक्ष्य बन गया। मैं इतनी फोकस बन गई थी कि उस बीच शायद ही कोई आना चाहे। अपने आप पर काम करती रही। अनुभव बताने वाला कोई तो नहीं था जो दिल्ली के इंटरव्यू के लिए गाइडेंस कर पाए। तो मैं आशंकित भी थी कि क्या मैं तैयार हूँ इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए। दिन ढलते गए और दिल्ली जाने की सारी तैयारी भी हो चुकी थी।
जितनी दिक्कतें मुझे लग रही थी वो सभी मेरे सोचे बगैर ही जैसे सुलझ सी गई थी। किस विभाग में मेरा इंटरव्यू था ये तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, विदेश मंत्रालय भारत से जुड़ा एक विंग था जिसके लिए मुझे इंटरव्यू देना था। मैं जिस दिन सुबह दिल्ली पहुंची उस दिन 10 बजे मेरा इंटरव्यू था। मैं तैयारी कर ऑफिस पहुंच गई और वहां जाने के बाद मैंने देखा काफी अच्छे इंग्लिश बोलने वाले और मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे कैंडिडेट्स वहां आए थे, जिनमें से कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होना था। देखते ही देखते मेरे कॉन्फिडेंस ने जवाब दे दिया, अपना कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों को भी जानते हैं। फिर मैंने सोचा, अगर यहाँ तक आए हैं तो मैं अपना 100% दे के जाऊंगी, भले ही सिलेक्शन हो या ना हो। कुछ समय बाद मेरा नंबर आया। मैं 5 लोगों के कमेटी के सामने अपना प्रदर्शन देने खड़ी हुई। जहां उन्होंने बाकी लोगों को 2-2 मिनट दिए थे, मुझे 10 मिनट से ज्यादा का समय दिया और मेरा पूरा प्रेजेंटेशन देखा। बाद में मुझे सवाल जवाब के लिए अपने सामने बिठाया और मुझे सवाल पे सवाल करने लगे। सभी ने प्रेजेंटेशन की सराहना भी की और मेरे जवाबों से वो सारे प्रभावित भी थे। मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, मुझे लगा जैसे 5 मिनट में सब खत्म हुआ है। परंतु बाहर आने के बाद में सभी कैंडिडेट्स अचंभित थे कि ऐसे क्या हुआ कि जो कमेटी ने मुझे 25 मिनट से भी ज्यादा समय अंदर रोक के रखा था। सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में ऐसा कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी तभी आपको ज्यादा समय देती है जब वो आपको ऑलमोस्ट सिलेक्ट ही कर लेती है। ये एक साइन था कि मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बताया कि पाँव जमीन पे रखो, अभी रिजल्ट आने में देर है। इस इंटरव्यू की भी एक खासियत मैं आपको बताना चाहूंगी। पूरा इंटरव्यू का टाइम 25 से 28 मिनट मुझे दिया गया था और मेरे अनुभव में जबकि मैंने बस इसे 5 से 10 मिनट ही जाना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब मैं सवालों के जवाब दे रही थी तो वो पूरी तरह वेल प्रोफेशनल इंग्लिश में और पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ दे रही थी, जो कि मेरे स्वयं के लिए आश्चर्यजनक था। मुझे ये समझ आ चुका था कि जो मैं बन के जवाब दे रही थी वो मैं नहीं थी, मेरे अंदर से कोई और ही बात कर रहा था। ये बहुत ही स्पष्ट अनुभव मुझे इस इंटरव्यू के दौरान हुआ। इंटरव्यू खत्म करके मैं दिल्ली से वापस तो आ गई थी, लेकिन अभी भी आशंकित थी। एक दिन ऐसे ही मैं बाथरूम साफ कर रही थी और फोन बजा। फोन उठाने पर मुझे पता चला कि मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है और मुझे ट्रेनिंग के लिए फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट बुलाया गया है, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है। ये वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सभी ऑफिसर्स, एम्बेसडर से लेके सभी श्रेणी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये सच है, लेकिन मैं कृतज्ञतापूर्वक बुद्ध को बार बार धन्यवाद दे रही थी। मुझे पता था कि ये इंटरव्यू को क्रैक करने वाले भी मैं नहीं थी। वो एक अलग ही कॉन्शियसनेस मेरे अंदर काम कर रहा था। अब मुझे लग रहा था कि बुद्ध ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है तो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। मैं और शांत और स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगी। साथ ही मैंने और स्पर्धा परीक्षाओं की भी तैयारी तेजी से करना शुरू कर दिया। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के बाद मुझे एक दूसरे देश में पोस्टिंग मिल गया था, जिसका नाम तक मैंने कभी सुना नहीं था। लेकिन ये करीबियन कंट्री थी जहां मुझे 1 साल तक सर्विस देनी थी। अगर मैं 1 साल ठीक से निकाल पाऊंगी तो मुझे और 1 साल का एक्सटेंशन मिलना था, ऐसे बताया गया था। मेरी पोस्टिंग नॉन फैमिली असाइनमेंट था, जहां मुझे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को पीछे छोड़ के जाना था। और जिस तरह का बिहेवियर मेरे ससुराल वालों का था, मुझे बच्चे को अकेले छोड़ आना ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने सोचा, अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी तो जिस कंडीशन में मैं अभी हूँ वैसे ही मैं जिंदगी भर रहूंगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा साहस दिखा के चली गई तो मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक बेहतर जिंदगी का अवसर दे पाऊंगी। और सारी चिंताएं बुद्ध पे सौंप कर मैंने सोच विचार के इस कश्मकश से छलांग लगा दी। विपश्यना के बाद आपके जीवन में अनेकों अवसर आपको मिलेंगे जहां आप अपने आप को संवार सके, बढ़ा सके। जितने सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे, चुनौतियां उतनी ही कठिन होगी, ये भी ध्यान रखें। जैसे ही मैंने जाने का निर्णय लिया, कोविड-19 महामारी की शुरुआत हो गई। 2020 में जहां मेरी पोस्टिंग होनी थी, कोरोना के चलते उसे पोस्टपोन कर दिया गया। 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक मुझे पोस्टिंग के लिए वेट करना पड़ा। जहां मेरा पहला असाइनमेंट लेटर 2 साल का था, उसे घटाकर 11 महीने का कर दिया गया। फिर भी मैंने जाना जरूरी समझा, तो मैं अपना देश छोड़ के परदेश निकल गई।
कोरोना की रुकावट तो एक बहुत ही छोटी रुकावट थी, चुनौतियां तो अब हर रोज शुरू होने वाली थी। नया देश, नए लोग, नया खान पान, नया पहनावा, उसमें अकेले परिवार से दूर रहना, सभी एकदम बदलाव का माहौल था। विपश्यना ने मुझे शांत रहना तो सिखा दिया था, साथ ही ग्रहण करने की एक उच्च क्षमता भी दे दी थी, जिसका फायदा मुझे मिलता रहा। लेकिन आपको बता दूं कि परदेश के संस्कृति से जितनी मुझे परेशानी नहीं हुई, उससे कई ज्यादा अपने देश के लोगों से उठानी पड़ी। नहीं होने के कारण मैं अपना काम तो पूर्ण शक्ति से कर रही थी, लेकिन ऑफिस के कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोगों को मेरे ठीक काम करने से, सत्य बात करने से और किसी के दबाव में ना आने से और साहसी चरित्र से प्रॉब्लम होने लगी। 10 मेल ऑफिसर के बीच में मैं अकेली महिला ऑफिसर थी और इसके अपने अलग ही दोष थे। जो बुजुर्ग ऑफिसर थे वो तो समझदारी से पेश आते थे, लेकिन जो समवयस्क या उम्र में 2-4 साल बड़े थे वे काफी बेतुके और निर्लज्ज किस्म के व्यवहार करने वाले थे, जिसके लिए बेबाकी से मैंने कई बार कंप्लेंट्स भी किए। बहुत ही घटिया किस्म का पॉलिटिक्स ऑफिस और स्टाफ के परिवारों के बीच चलता रहता था। एक विपक्षी साधक होने के कारण जो मैं देखना नहीं चाहती थी वो भी मैं देख पाती थी। जितने उच्च स्तर के ये ऑफिसर उतनी ही निम्न स्तर की इनकी मानसिकता और चरित्र इन लोगों का था। मैं अपना काम करने आई हूँ यह सोचकर मैं अपने काम पे फोकस करती रहती थी, इन लोगों को अनदेखा करती रहती थी। कुछ भी समस्या हो तो बुद्ध को बताती थी, उन्हें कहती थी कि आप देख लो, आपके शिक्षा पे चलते चलते ऐसा ना हो कि मैं डूब के दम तोड़ दूं। आप रक्षा करते रहो। और मेरे इसी दृढ़ विश्वास के चलते बाजिया जैसे पलट सी जाती थी और मैं हक्की बक्की रह जाती थी कि ऐसा कैसे हुआ। अभी इतने सालों में साधना करने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है कि मैं सच्ची और शुद्ध हूँ तो पूरा यूनिवर्स मेरी सहायता करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी कभी कभी कुछ परेशानियां ऐसी लगती है कि बस ले ही डूबेगी और चीजें ऐसे सॉल्व हो जाती है कि मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने कितनी बार यह देखा है कि यदि आप अगर सच्चे मन से साधना करने वाले साधक हो और कोई जानबूझकर आपको परेशान करता है तो उसे उसके कर्म का हिसाब तभी उसी वक्त चुकाना पड़ता है। ऐसा ही हुआ मेरे एक सहयोगी ऑफिसर के साथ। वह महिलाओं के प्रति बहुत ही घृणित विचार रखता था। उन्हें गंदी नजर से देखना, उनके पहनावे पे पर्सनल कमेंट्स करना, ऑफिसर्स के बीवियों के बारे में गंदी बातें करना, लोगों में दूसरे महिलाओं के प्रति गलत रूमर्स फैलाना, इसी तरीके का उसका आचरण था। ऑफिस में उसने विवादित कमेंट करके मुझे भी परेशान करने की कोशिश की थी। और देखो कर्मों का खेल, 1 महीने के अंदर उसके कुछ पैसों के फ्रॉड्स खुल गए और उस पर एक पूरा कमीशन बिठाया गया, उसे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया और रिटर्न भारत भेज दिया गया। इसलिए कहते हैं कि साधक किसी भी धारा का हो, साधु हो, संत हो, तो उसका कभी मजाक ना उड़ाए और उस पर ना ही कोई विवादित कमेंट करे। कहीं ना कहीं से आपको वो पाप उसी समय किसी ना किसी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक नुकसान द्वारा भरना पड़ सकता है। तो ऐसे कुछ अनुभव मुझे आते गए। जो मेरे सहयोगी ऑफिसर सिलेक्शन में चापलूसी करते, अपने लिए अच्छी कंट्रियां चुनते थे, वह 1 साल में भारत वापस चले गए और मुझे दूसरे वर्ष का भी एक्सटेंशन मिल गया था। लेकिन इस 2 साल के पोस्टिंग के दौरान और चुनौतियां बढ़ने के कारण मेरी साधना भी हिल गई थी। कभी कभी मैं 2 टाइम साधना करती थी और कभी कभी 1 टाइम भी करना मुश्किल हो जाता था। साधना डगमगाने के रिजल्ट्स भी मुझे दिख रहे थे, लेकिन मेरा मन अभी भी उतना ही साफ और कृतज्ञ था बुद्ध के प्रति। मेरे 2 साल के कार्य के दौरान मुझे ऐसी अनेक लालचें दी गई जिसके कारण या तो मेरा ईमान तहस नहस हो जाए या ऐसी चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा जहां पर मैं पूरी तरह से टूट जाऊं। अगर इन चुनौतियों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूं तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे यही समाप्त करते हैं। इन चुनौतियों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। इस वीडियो का उद्देश्य था कि विपश्यना पश्चात मेरा जीवन किस तरह बदला है, ये मुझे आपको बताना था। जो बताते हुए मुझे अत्यंत आनंद होता है कि मैं विदेश में बस गई हूँ और आत्मसम्मान से अपने बच्चे की शिक्षा और अपने कार्य को बढ़ा रही हूँ। तो विपश्यना ने जैसे मेरे जीवन के प्रगति के मार्ग खोल दिए और एक दुखदायी जीवन से निकालकर मुझे पूरी तरह जीवन के प्रति समर्पित व्यक्ति बना दिया है। इसके लिए मैं गुरुजी गोयंका जी और तथागत गौतम बुद्ध को कितने ही धन्यवाद दूं कम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।